Assalamu alaikum, beta. I'm your physics teacher Khalid Bashir. Today I am conducting the second session for chapter 2, scalars and vectors. And in this session, I'll be discussing types of vectors, and I'll try to discuss a few questions with you along with that theoretical part. As we know that from the basic vector algebra, whenever two vectors are multiplied, there are two probabilities. Either the product, the result, is scalar or a vector. You know that one is called dot product and other one is called cross product or vector product. In another vector operation, which is addition, if two vectors are added, the result is a vector. That is our concept. As we know, in vectors, in multiplication, there is a probability of a scalar outcome. But in addition or in subtraction, whenever you add or subtract two or more than two vectors, the result is always a vector. Then a mathematical situation arises. In that mathematical situation, if I elaborate that situation, for example, if we got this box and a 5 Newton force acts to the left and 5 Newton force acts to the right, what would be the resultant force? The answer is 0 newtons. The object remains stationary. If it's stationary, initially अगर ये रुका हुआ है, stationary है, तो ये stationary रहेगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा फोर्स तो वेक्टर है, इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ये 0 दरअसल आप क्या बता रहे हैं? दिस 0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर मैथमेटिक्स, कि जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो द रिजल्टेंट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे हमने डिस्कस की है, इसमें हमने 5 न्यूटन की फोर्स, ये जो फोर्स है ये टू द लेफ्ट एक्ट कर रही है और ये 5 न्यूटन की फोर्स टू द राइट एक्ट कर रही है. इन दोनों फोर्सेस का जब आप रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो आप कहते हैं कि जी रिजल्टेंट जो है वो 0 है. ये हो गया मैग्नीट्यूड. अब इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स अगर आप सोचते हैं, द रिजल्ट इज अ नल वेक्टर, तो आप कहते हैं कि जी रिजल्ट जो है वो नल वेक्टर है अकॉर्डिंग टू वेक्टर मैथमेटिक्स. अच्छा, मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इस नल वेक्टर को मुख्तलिफ एमसीक्यूज में, कहीं पर एमसीक्यूज ऑप्शन में एम्प्टी वेक्टर के तौर पे डिनोट किया गया है और कहीं पर इसको डिनोट किया गया है जीरो वेक्टर के तौर. तो व्हाट आई डिड ओवर हियर, मैंने आपके लिए तीनों जो इसके फेमस नेम्स हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिए, ताकि आप लोग जब कभी एमसीक्यूज में देखें तो आपको ऑप्शन में प्रॉब्लम ना हो. यानी एम्प्टी वेक्टर अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप फौरी तौर पे समझ जाएं कि ये नल वेक्टर की बात हो रही है, और अगर जीरो वेक्टर लिखा हुआ है तब भी आप फौरी तौर पे समझ जाएं कि ये नल वेक्टर की बात हो रही है. अच्छा, अभी तक की जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन से जो हमने कंसीव किया, जो हमने सीखा है, वो क्या सीखा? वो हमने ये सीखा कि अगर हम किसी वेक्टर को इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास एक वेक्टर है जो कि नल वेक्टर है. तो उस नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? उस नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 0 के बराबर. अब क्योंकि वेक्टर है तो उसकी सर्टेन डायरेक्शन होगी, तो इसका मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन होगी और वो एक इमेजिनेटिव डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ से हम अब कुछ चीजें क्लियर कर चुके हैं, और वो चीजें क्या क्लियर की हैं हमने? नंबर 1, हमने ये सीखा कि नल वेक्टर दरअसल एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है, और नल वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 है, उसकी इमेजिनेटिव डायरेक्शन है.
इन द केस ऑफ एडिशन व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके पास वेक्टर्स को ऐड करने पे रिजल्ट 0 आ रहा हो, तो आप कहते हैं कि यार यहाँ रिजल्ट जो आ रहा है वो एक नल वेक्टर है। ये होगी इसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब बेटा अगर हम इसको इसकी प्रॉपर्टीज को सोचें, तो हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रॉपर्टीज पहले से बनाई हुई है, लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने मैसेज अब कन्वे करने की कोशिश की है वो ये है कि आपने एक नल वेक्टर को ऐड कर दिया किसी भी गिवन वेक्टर में। तो जिस वेक्टर में नल वेक्टर को ऐड किया उस वेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि देखिए ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि यार ठीक है, हम तो मैग्नीट्यूड तो उसका है ही नहीं, तो जिस वेक्टर में हमने ऐड किया उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे तो कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन जहन में आ रहा था, वो ये था कि यार जब वेक्टर वेक्टर के साथ ऐड हो रहा है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो यहाँ पर जब भी नल वेक्टर किसी वेक्टर में ऐड होगा तो उस वेक्टर की ना तो डायरेक्शन चेंज होगी ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ये एक एमसीक्यू है जो यूनिवर्सिटीज में आ चुका है। अब इसके बाद एक और कंडीशन यहाँ पे हमने सोची है, और इस कंडीशन के मुताबिक हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर आपके लिए ये नल वेक्टर को वेक्टर ए और बी में ऐड किया। अगेन जो मैंने ऊपर आपको पॉइंट समझाया है, जो रिजल्ट है वो a प्लस बी के इक्वल होगा। द रोल ऑफ द नल वेक्टर इन दिस एडिशन वुड बी 0, कोई रोल नहीं होगा इन केस ऑफ considering that the direction of that vector that would not affect, as well as अगर आप इसका मैग्नीट्यूड सोचते हैं तो उस पर भी इफेक्ट नहीं आए। ठीक है, ये होगी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज। अब बेटा एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी है जिसकी बुनियाद पे मैंने इसको डिफाइन किया हुआ था, वो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। ए एक ये पॉजिटिव वेक्टर है, इसमें एक दूसरा इक्वल लेकिन अपोजिट वेक्टर है। अपोजिट का मुझे कैसे पता लगा? मुझे पता लगा इस नेगेटिव साइन से, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहा है इससे पता लगा। तो दो इक्वल अपोजिट वेक्टर्स जब ऐड हुए तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? रिजल्ट हमारे पास आ गया नल वेक्टर। तो ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये कौन सा वेक्टर है? ये आपके पास नल वेक्टर है, यानी एम्प्टी वेक्टर है। तो इससे आप लोगों को हमारा मैसेज कन्वे हो गया। नाउ द फोर्थ पॉइंट, दिस वन इज इंटरेस्टिंग एज वेल। देखिए मल्टीप्लिकेशन है, डॉट हो या क्रॉस हो, किसी भी टाइप की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? एक वेक्टर की नल वेक्टर के साथ। रिजल्ट क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। नल वेक्टर में जब कोई वेक्टर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस वेक्टर के ना तो डायरेक्शन पे कोई फर्क आ रहा है ना उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे फर्क आ रहा है। लेकिन अगर नल वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक नल वेक्टर होगा। तो ये हमारे पास 4 बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज यहां से हमने आइडेंटिफाई की। अब बेटा यहाँ पर हम लोग एक फिफ्थ बहुत इंटरेस्टिंग जो इसकी प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जब भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आउटकम आता है वो या तो स्केलर होता है या वो एक वेक्टर होता है। तो हम डॉट प्रोडक्ट की तो बात सोच ही नहीं रहे क्योंकि उसका आउटकम तो एक स्केलर होगा, एक नंबर होगा। तो अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट को सोचते हैं तो उसमें क्या कंडीशन हमने यहाँ पे बेटा अप्लाई की है? हमने ये अप्लाई किया है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और पैरेलल के लिए एंगल क्या होता है बेटा? एंगल होता है 0 डिग्री। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा एक 0 यानी नल वेक्टर या एम्प्टी वेक्टर होगा। तो बेटा ये 5 बड़ी बेसिक सी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस दी हैं थ्योरेटिकल, और मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप इन सब से फेमिलियर हैं, इनमें कोई भी नई चीज आपके लिए नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पर उनको रिकॉल कर लिया। अच्छा, अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन
डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करें तो हमने क्वेश्चन में ये कहा है द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज, अब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सोचेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर हो गया, ये एक 0 वेक्टर हो गया। सी ऑप्शन, जिसको अगर आप सोचें तो हम इसको कहते हैं चार्ली ऑप्शन। सी को चार्ली से डिनोट किया जाता है, ए को अल्फा, बी को ब्रेवो, सी को चार्ली और डी को डेल्टा से। तो एक वेलोसिटी का वेक्टर जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर आप उस वेलोसिटी के वेक्टर को सोचें तो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपके पास 0 है। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ वेक्टर उसको सोच रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि उसका कौन सा वेक्टर बनेगा, नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बनेगा, एम्प्टी वेक्टर। कौन सा वेक्टर बनेगा, 0 वेक्टर। तीनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्टेबल है। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है वो है चार्ली ऑप्शन सी। तो आई होप इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये बात हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब बेटा हमने यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेशन वेक्टर, किस चीज का वेक्टर है, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और आपको पता है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा, उसकी एक्सेलरेशन होती है 0। यानी अगर आप इन टर्म्स ऑफ वेक्टर सोचेंगे तो ये एक्सेलरेशन का वेक्टर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एक 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा, नल वेक्टर के बराबर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नल वेक्टर। लेकिन ऑप्शन बी 0 वेक्टर आ रही है, ये भी करेक्ट बात है। फिर हमने देखा सी ऑप्शन, दैट इज एम्प्टी वेक्टर, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस जो नाम है ये तीनों करेक्ट हैं। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गई जो आप चूज करेंगे एग्जामिनेशन में, दैट इज द ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ दीज। तो आई होप इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये मैं पहले से ही एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर आपको पता है हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और किसी भी बॉडी की पोजीशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफाइन करता है। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ओरिजिन, कहाँ पे, ओरिजिन पे। किसको, पोजीशन वेक्टर को हम सोच रहे हैं। जब वो ओरिजिन पे होगा तो इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन है, ये यहाँ पे जहाँ पे मैं ब्लू डॉट लगा रहा हूँ ये ओरिजिन है। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा इसका वेक्टर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि भाई इसका वेक्टर तो नल वेक्टर होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका तो कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका मतलब यहां पर जो ऑप्शन है फ्री वेक्टर, दैट इज इनकरेक्ट। इक्वल वेक्टर, दैट इज अगेन इनकरेक्ट। पैरेलल वेक्टर, दैट इज अगेन इनकरेक्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अ नल वेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नल वेक्टर। तो यहाँ पर जो हमने आपको एग्जांपल्स दी हैं, इन 3 एग्जांपल्स में आप लोगों ने आसानी से नल वेक्टर को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग वेक्टर की तरफ जा रहे हैं हम, विच इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी को यूनिट वर्ड का मतलब तो पता ही है। यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है, यूनिट वर्ड का मतलब होता है 1। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स 1। ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। अब यूनिट वेक्टर है क्या, पहले तो इसको आपका जो आपकी बुक कहती है मैं उसी अंदाज से सोच रहा हूँ। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना, डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना, डिफाइन करना। तो यहां पर ये वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। तो ये ए कैप डायरेक्शन है इसकी, वेक्टर ए की, और जो ये मॉड के अंदर आ रहा है ये आपके पास मैग्नीट्यूड है।
तो ये जो मॉड में है ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन होगी वेक्टर। तो whenever you think about a vector, what you need a magnitude and its direction. तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उस वेक्टर को आप कहते हैं कि वो यूनिट वेक्टर है। तो अगर अब इसकी प्रॉपर्टीज को सोचा जाए तो अब आपके लिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बनेगी कि पहली प्रॉपर्टी जो हमने लिखी है ये आपने पढ़ी हुई है, ये आपको पहले से पता है। और वो प्रॉपर्टी हमने क्या लिखी है, वो हम कह रहे हैं द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड इट्स यूनिट वेक्टर इज 0 डिग्री। सबको पता है वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आप लोगों को पहले से पता है। अब यहां पर हमने क्या किया है, हमने वेक्टर जो गिवन वेक्टर है उसका उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। इसको कुछ लोग रिवर्स में सॉल्व करते हैं, यानी एंगल फाइंड करते हैं तो एंगल 0 आएगा। आप चाहें तो आप लेटर ऑन अपने घर पे जब आप इसको वीडियो देख लें तो उसके बाद आप जो है बैठ के इसको आप एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे ना फाइंड हो तो फिर मैं आपको ये फाइंड करके दे दूंगा। तो ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट ए कैप। तो अब आपके पास, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आप किस तरह से काम करते रहे। डॉट प्रोडक्ट में आपके पास होता है ए डॉट बी, ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास। तो बेटा ये किसके बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। तो इसको जरा यहां पे सोचें कि आपके पास ये ए का मैग्नीट्यूड आ गया और उसके साथ में आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया यूनिट वेक्टर का, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का। तो cos 0 1 के बराबर होता है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, उसी वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। तो यहां से हमने ये सीखा, जब भी कोई वेक्टर अपने ही यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, ये GIK का क्वेश्चन है बेटा जो मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज में शो कर दिया। तो एक वेक्टर को उसके अपने ही जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। आई होप ये बात आपको कभी नहीं भूलेगी। अब उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास आया था आगा खान में और वहां पर इसको एग्जामिन किया गया था। तो उसको मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज की फॉर्म में लिखा है और लेटर ऑन मैंने इसका एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है जो आप बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स। तो डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसका यूनिट क्या होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई यूनिट नहीं होता उसको क्या कहते हैं, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई यूनिट नहीं होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे यूनिट वेक्टर। अच्छा, उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, वो इसकी यूनिट वेक्टर के डिफरेंट यूजेस हैं जो आप लोगों ने यूज किए हैं फिजिक्स के फर्स्ट ईयर और इंटर के सिलेबस को पढ़ते हुए, कोर्स को पढ़ते हुए। आपने ये दो टर्म्स जो है, यानी नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी आपने कहाँ पढ़ी है, ये आपने फ्लक्स में पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स में। आप हमेशा एरिया को नॉर्मल टू द प्लेन वेक्टर कंसीडर करते थे। यानी अगर हम आपको ये बोलें कि आपके पास ये एक प्लेन है और इस प्लेन का अगर मैं आपको बोलूं बेटा इसका वेक्टर कौन सा होगा, तो ये वेक्टर, इसका एरिया का वेक्टर ए आ रहा है। इस एरिया के वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी यही होगा, उसकी यही डायरेक्शन होगी। तो इसको मैंने यहाँ एन से डिनोट किया हुआ है। एन से मैंने इसलिए कर लिया कि ये नॉर्मल से मैंने रेफरेंस ले लिया, तो इट डजंट मैटर, आप इसको कोई भी सिंबल दे सकते हैं। उसके बाद एक और वेक्टर है, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। किसी भी ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जब आप पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो आप उसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, आप उसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे उसके यूनिट वेक्टर से। लाज़मी बात है, वो उस वेक्टर को जब आप डायरेक्शन देंगे तो आपको उसके लिए एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। तो पोजीशन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो आर कैप से आप डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब
अभी तक की जो यूनिट वेक्टर की डिस्कशन है, अगर हम उसको सोचें, एक ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका एंगल उसके अपने वेक्टर से, जिसका वो यूनिट वेक्टर है, उसके साथ जीरो होगा, यानी दोनों पैरेलल होंगे, इस वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होगा। ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद एक और हमने यूनिट वेक्टर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। ये आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर जो यूनिट वेक्टर आप यूज करते हैं, हमने उनको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ये आपके पास y एक्सिस है, ये x है और ये z एक्सिस है। y एक्सिस को आप j कैप से डिनोट करते हैं, x एक्सिस को आप डिनोट करते हैं, सॉरी ये मैंने x लिख दिया, इसको मैं i कर देता हूँ। तो ये आपके पास I से डिनोट होता है, और ये आपका z एक्सिस है और इसको आप k से डिनोट करते हैं। ये एक पर्टिकुलर आपको इंफॉर्मेशन देता है। जब भी किसी वेक्टर में i j k लिखा होता है तो आप उस डायरेक्शन को फौरी तौर पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं और आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे डायरेक्शन कौन से एक्सिस के अलोंग है। अब यहाँ पे प्रीवियस जो यूईटी लाहौर के लिए एक क्वेश्चन था, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ वो क्या है, यूनिट वेक्टर I is not equal to unit vector j, that is not equal to unit vector k। ये बहुत आसान सी बात होगी। अभी हमने वेक्टर्स की प्लेन ड्रॉ की हुई है। क्या इन तीनों वेक्टर्स को अगर आप सोचें तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है जो हमने यहाँ पे नीचे डिफाइन किया हुआ है। इनकी सिमिलैरिटी क्या है, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन। तो दैट्स व्हाई अगर वेक्टोरियल फॉर्म में सोचेंगे तो ये वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड की टर्म में सोचेंगे तो इनके आप कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी ईच ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1 बट दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट में यूईटी के लिए क्वेश्चन आया था जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब उसके बाद यूनिट वेक्टर को फर्दर मैंने यहाँ पे आपके लिए सोचा है। जब हम यूनिट वेक्टर को सोचते हैं तो हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, या तो डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है या अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। यानी whenever you think about a unit vector, either the direction is specified यानी i j k की फॉर्म में होगी, या फिर उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होगी बल्कि आपको उसको फाइंड करना पड़ता है। अब प्लीज इसको देखते हैं हम। ये हमने स्पेसिफाइड जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि डायरेक्शन आपके पास स्पेसिफाइड होती है, ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन के वेक्टर्स आ गए, यानी ऐसे फॉर्मेट्स जो i j और k यानी ये स्पेसिफाइड है, i x एक्सिस पे, j y एक्सिस पे, k z एक्सिस पे। अब बेटा अनस्पेसिफाइड को सोचते हैं। अनस्पेसिफाइड के लिए सोचने के लिए मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। वो क्या मदद चाहिए कि आप इनको सॉल्व करें। अब आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ और इस इक्वेशन को लिखते हुए मैं यहाँ पर फर्ज करते हैं मैं ए के रेफरेंस से सोच रहा हूँ। ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप, यानी किसी भी वेक्टर का आपको ए कैप फाइंड करना है तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे आप डिवाइड करते हैं। टेक्निकली आपको यही सिखाया गया, ठीक है, यही सिखाया गया। लेकिन यहां पर मैं आपसे कुछ और चाह रहा हूं, वो मैं ये चाह रहा हूं कि आप सिंपल इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, नथिंग एल्स, आप कुछ और ना करें, आप इनका मैग्नीट्यूड निकालें। अगर इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है तो ये यूनिट वेक्टर है, अगर इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल नहीं है तो वो यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क करूंगा, तो वो आपने खुद सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। ये मैं यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको मूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। दैट इज 1 अपॉन √2 i प्लस 1 अपॉन √2 j। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है।
अब बेटा आपको पता है कि जब आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर सी होल अपॉन अंडर रूट कर देते हैं। यानी मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, चलें। ये मॉड ऑफ ए अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर जी होल अपॉन अंडर रूट। ये हमारी इक्वेशन होती है मैग्नीट्यूड की। तो हमने इस इक्वेशन को यूज करना है, क्योंकि ये वेक्टर जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये 2D प्लेन का है, आई और जे है, के तो है ही नहीं, तो इसलिए एक्स और वाई की टर्म में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सोचते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट। तो बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे इसकी वजह से ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट। और आपको पता है हाफ और हाफ, आधा और आधा जमा करेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा, तो ये बन गया 1 अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 इज 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यानी अगर हमें एमसीक्यू दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि विच ऑफ देम इज अ यूनिट वेक्टर, तो आपने क्या करना होगा। इस प्रैक्टिस से मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने आपको ये सिखाया कि आपने सिंपली उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर वो मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, अगर वो मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है तो वो वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होगा। बड़ी आसान सी बात होगी, ठीक है। तो आपको हमने यहाँ पर एग्जांपल्स में अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन, हमें कोई डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमें नहीं पता कि ये एक यूनिट वेक्टर है या नहीं है। अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब ये है, तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, you are supposed to calculate the magnitude of that vector. If the magnitude is equal to 1, you will say that it's a unit vector and this vector specifies the direction, ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये काइंडली आप लोग अपनी वीडियो को पॉज करें और पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट करें और फिर मुझे आप देखें जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आया ये एक हमारे पास यूनिट वेक्टर के तौर पे आता है या नहीं आता। अब प्लीज आप इसको पॉज कर लें और पॉज करके आप इसको सॉल्व करें। तो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो नाउ आई एम सॉल्विंग दिस फॉर यू अगेन। अब आपने क्या किया, आपने किया 1/√3, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, खैर है कोई मसला नहीं है। 1/√3 ये आपके पास स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट। ये अब आपने बेटा इस तरह से कुछ सॉल्व किया होगा। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो अब आपके पास आ गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ऐसा हुआ होल अपॉन अंडर रूट। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा √3/3। अगेन आपके पास क्या आ गया, √1। √1 इज 1। इसका मतलब क्या बना, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब ये जो मैंने एग्जांपल्स में 1 और 2 दी हुई थी ये दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मेरा ख्याल है इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि आपने इस वीडियो के कमेंट्स में फिर मुझे बताना है कि क्या वो यूनिट वेक्टर था या नहीं था। अब क्वेश्चन है 3/√3i प्लस 3/√3j। ये क्वेश्चन बेटा ये वेक्टर है, इस वेक्टर का आपने यहाँ पर इसको
सॉल्व करना है और फिर वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये यूनिट वेक्टर था या नहीं था। ठीक है, तो आई होप इसमें हमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो नोट पे हमने बनाया हुआ है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। Which of the following is a unit vector? Which of the following is a unit vector? तो which of the following is a unit vector? ये अब आपके पास आ गया। तो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व करते हुए ये देखा है कि 1/3 √3i प्लस 1/√3j, ये तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ रहा था। ऐसे ही इसको भी यूनिट वेक्टर के तौर पे आना चाहिए था, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है नहीं, ये बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ये अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा वैसे एक बात है, ये सोचने की तो जरूरत नहीं थी। ये सोचने की जरूरत क्यों नहीं थी? ये सोचने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि भाई यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ 3 चीजों पे, इन 3 चीजों को आप देखें, इन तीनों चीजों में हमने क्या मेंशन किया हुआ है? यहाँ पर हमने यूनिट मेंशन किया है। और अभी मैंने आपको सिखाया है कि यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, यानी किसी भी वेक्टर के साथ अगर यूनिट लिखा हुआ है तो दैट इज अंडरस्टूड कि वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये आपने जब यूनिट वेक्टर को सोचा तो क्या ए ऑप्शन है? हरगिज नहीं, क्योंकि इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, यूनिट आपको नजर आ गया आगे। आपने कहा नहीं यार ये तो है ही नहीं, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसको आपने क्रॉस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने बी ऑप्शन देखी तो उसका भी यूनिट है, इसको भी आपने यहाँ से क्रॉस कर दिया। और यहाँ से ये सी ऑप्शन आपके पास है, इसका भी यूनिट है, आपने इसको भी क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर क्या होगा? वो आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। कोई भी इनमें से बेटा यूनिट वेक्टर नहीं है। और किस वजह से? देखिए अभी आपको मैंने ट्रैप करने की कोशिश की थी, मैंने कहा ये पहले हमने कैलकुलेट किया है, ये यूनिट वेक्टर है, ये सब कुछ है, लेकिन इन वेक्टर्स के साथ हमने तो यूनिट्स लिखे हुए थे और किसी भी यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो ये एक मेडिकल कॉलेज का एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से आगा खान वाला क्वेश्चन है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब एक और तरह का वेक्टर। आई होप यूनिट वेक्टर हमें काफी हद तक क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज यूनिट वेक्टर में यहाँ पर एक चीज और सोचते हैं, ठीक है, एक चीज और सोचते हैं, सी ऑप्शन। ये सी ऑप्शन जो है ये सोचने वाला। कॉस थीटा अगर मैं आपको दूं इस तरह से, मैं आपको बोलूं कि बेटा ये इधर स्पेस हम थोड़ा सा, मैं अगर आपको बोलूं बेटा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, क्या ये यूनिट वेक्टर है? ठीक है, क्या ये यूनिट वेक्टर है? देखिए आप यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपका क्या आंसर होगा? शायद मैथ्स वाले स्टूडेंट तो ये कहेंगे कि ये जी यूनिट वेक्टर है। अब कैसे? देखें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन अंडर रूट। ट्राइगोनोमेट्री की बेसिक जो आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो ये अंडर रूट 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया? 1। इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पर आपको ऑप्शन में ये क्वेश्चन दिया था, अगर इसका कोई यूनिट ना होता तो ये एक यूनिट वेक्टर था। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने इसका यूनिट न्यूटन दिया हुआ है, अगर ये न्यूटन ना लिखा हुआ होता तो ये एक यूनिट वेक्टर होता। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर होता। तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें अगर हम इस यूनिट को इरेज कर दें तो हम इसको यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये यूनिट है इसलिए ये यूनिट वेक्टर नहीं है।
तो बहरहाल मैं यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को रिकॉल करा रहा था, यानी कॉस थीटा प्लस साइन कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे दरअसल एक यूनिट वेक्टर होता है अगर इसका कोई यूनिट ना हो तो। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है एक और तरह के वेक्टर्स हैं, ये कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर्स। अब बेटा पैरेलल वेक्टर्स जैसे यहाँ पर अगर आप डायग्राम को देखें तो हमने आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ की है और उसमें हमने दो वेक्टर्स शो किए हुए, एक वेक्टर ये ए है और ये एक वेक्टर बी है। अब पैरेलल वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं लाइक पैरेलल वेक्टर और एक होते हैं अनलाइक पैरेलल वेक्टर। लाइक पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी डायरेक्शन सेम होती है। अनलाइक पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। यानी अगर फर्ज करते हैं ये वेक्टर ए है और ये आपके पास, इसको मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ इसके, तो ये आपके पास वेक्टर बी है, तो ये दोनों वेक्टर अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो याद रखिएगा लाइक पैरेलल वेक्टर और अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स में क्या डिफरेंस नजर आया, तो इनके दरमियान लाइक पैरेलल वेक्टर एक दूसरे से 0 डिग्री पे यानी पैरेलल होते हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंगल कितना होता है बेटा उसका, उनके दरमियान 180 का। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये एक जनरली बच्चे आकर मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो उसमें ये बच्चे पैरेलल में लाइक और अनलाइक पैरेलल पूछते हैं, अक्सर बच्चे आकर पूछते हैं, इसलिए मैंने इसको क्लास में ही डिफाइन कर दिया है ताकि आप लोग जो है इसको फर्दर फिर इन्वेस्टिगेट ना कर सकें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक और तरह का वेक्टर है, दैट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स की क्या खासियत है, इक्वल वेक्टर्स की खासियत है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। ये दो पॉइंट्स हैं, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप सोचते हैं तो इफ -x एंड -y, ठीक है, यानी नेगेटिव x और नेगेटिव y बराबर हैं, जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं तो उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, तो दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में, देन द वेक्टर्स x एंड y आर पैरेलल वेक्टर। हरगिज नहीं, जरूरी थोड़ी है पैरेलल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स नहीं इक्वल वेक्टर्स बनेंगे। ये आपके पास आ गया इक्वल वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन सेम, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स में लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल दो तरह की कैटेगरीज आ जाती है। तो अब इसमें या तो लिखा होता लाइक पैरेलल वेक्टर्स, तो मैं कह सकता था कि ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, ठीक है, तो इसलिए मैंने ए को ऑप्ट नहीं किया। तो बाकी ऑप्शंस तो आपको पता है ये सारे गलत हैं। तो दो वेक्टर्स एक दूसरे से जब सेम मैग्नीट्यूड होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी तो वो एक दूसरे से इक्वल वेक्टर होंगे, ठीक है। आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़े आसान से वेक्टर्स हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और तरह का वेक्टर लेके आ रहे हैं, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर को कैसे सोचा जाता है, अब x का नेगेटिव वेक्टर, अगर मैं यहाँ पे आपको x वेक्टर को मेंशन करूं, ये वेक्टर x है, इस x वेक्टर का अगर मैं आपको बोलूं बेटा नेगेटिव वेक्टर कौन सा है, तो ये जो मैंने येलो कलर किया है ये इसका नेगेटिव वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर का एग्जैक्ट अपोजिट वेक्टर क्या होगा, उसका नेगेटिव वेक्टर होगा। फर्स्ट करते हैं बेटा, ये वेक्टर मेरे पास है a और एग्जैक्ट ऐसे ही ये सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या बन जाएगा, ये -a बन जाएगा। तो इसको हम यूं भी तो सोच सकते हैं बेटा कि -x, यानी अगर डायरेक्शन फर्स्ट करते हैं टू द लेफ्ट इज नेगेटिव, ये -x है, तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट वेक्टर +y भी तो हो सकता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज की ऑप्शंस को केयरफुली देखना पड़ेगा। आई होप इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो किसी भी वेक्टर के लिए जब आप नेगेटिव वेक्टर को सोचते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन होती है, और वो डिपेंड नहीं करता बेटा कि उनके स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी बात ये।
उसके बाद अब हम नेक्स्ट वेक्टर की तरफ, बल्कि क्वेश्चन है इसकी तरफ आ गए। टू वेक्टर्स हैं पी एंड क्यू हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दो वेक्टर्स हैं पी एंड क्यू और हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर फर्ज करते हैं, अगर हम इसको सोचें कि हमारे पास ये P की डायरेक्शन है और ये Q है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा P इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। P का नेगेटिव वेक्टर ये माइनस क्यू होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद यूं भी तो कह सकते हैं कि प्लस क्यू के लिए P माइनस वेक्टर बन रहा हो, नेगेटिव वेक्टर बन रहा हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ए और सी होना चाहिए। दोबारा सोचे, P का नेगेटिव वेक्टर माइनस क्यू होगा, यानी Q इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसको हम कहेंगे कि वो इसका अपोजिट वेक्टर है। इसी तरह से प्लस Q का अपोजिट वेक्टर क्या होगा? माइनस P होगा, यानी ये वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले ली है, ये डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव हो गई है, तो अब वो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो बेटा इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट नोट की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ भी है। तो पोजीशन वेक्टर को अगर आप सोचते हैं तो आप हमेशा कहते हैं पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और क्या करता है, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। फर्ज करते हैं ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये आपके पास एक पॉइंट ए है, और इस पॉइंट ए का अगर मैं आपको बोलूं बेटा एक पोजीशन वेक्टर आप ड्रॉ करें, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ए का आ जाता है। स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन और स्पेसिफाइज, डिफाइंस और डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है ये, मोमेंट ऑफ फोर्स में बड़ा यूज होता है। तो द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन O of the coordinate system to the position of the object। ये बात हमने यहाँ पे आपको मेंशन की है कि ये आपके पास O आ गया, ये वाला पॉइंट, यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करता हुआ वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है। अब ये करता क्या? इट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन। ये देखें आप, ये रेड वाले वेक्टर को मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट बता रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट का। ओरिजिन क्या होगा? इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एंड इट आल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब बेटा ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन कैसे दे रहा है? अगर आप डायरेक्शन को सोचते हैं तो बेटा ये जो एंगल बन रहा है थीटा, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। आई होप इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। तो किसी भी वेक्टर को जब आप पोजीशन वेक्टर सोचते हैं तो आप कहते हैं कि वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और जिस भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप डिफाइन कर रहे होते हैं वो कोऑर्डिनेट की टर्म्स में डिफाइन हो रही होती है, और वो हमेशा कहाँ से डिफाइन होती है? वो उसके ओरिजिन से डिफाइन होती है, और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है फ्रॉम द ओरिजिन ओ। अच्छा, इसके बाद इसकी डायरेक्शन, लाजमी बात है ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कैसे आप फाइंड करेंगे? इसकी डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से फाइंड की जाती है। तो क्या हुआ? तीन बातें, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। ये एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिफाइन करता है। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देता है बिटवीन ओरिजिन एंड द गिवन पोजीशन, और ये डायरेक्शन को हमेशा ओरिजिन के रेफरेंस से डिफाइन करता है। अब इसका सिंबल क्या है? हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, इसका सिंबल है आर। अगर 2D में अगर आप पोजीशन वेक्टर को सोचेंगे तो वेक्टर क्या बनेगा? एक्स आई प्लस वाई जे। और 3D में अगर पोजीशन वेक्टर को यानी स्पेस में सोचेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अब जब हमने ये डिफाइन किया है तो अब हम यहां पर सोचते हैं कि ये एमसीक्यू हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 किलोमीटर विल बी।
एक पोजीशन वेक्टर है, एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या 2, 3, 4 किलोमीटर। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए? इसका पोजीशन वेक्टर होगा आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k और किलोमीटर्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर उसने डिफाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये जो हमने यहाँ पे आंसर सोचा है इसके साथ मैच करती हुई ऑप्शन डी हमारे पास आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन कोऑर्डिनेट्स को हमने इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया हुआ है, ये मैंने किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो जब मैंने उसको एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर तो यूनिट को डिफाइन करना जरूरी था। तो इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन आ गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बेटा एक और टाइप का वेक्टर है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और समटाइम्स इसको फ्री वेक्टर भी कहा जाता है। ये जो वेक्टर है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, यानी पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या फर्क है? पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है, ये किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, इसको अगर आप सोचते हैं तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अ वेक्टर दैट पॉइंट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इनिशियल पोजीशन and whose magnitude is equal to straight line distance between the 2 points. Between the 2 points straight line distance जो है वो displacement vector या free vector को define करता है। अब मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे कोट करूँगा। अगर फर्ज करते हैं हम आपको ये कहें कि हमारे पास ये एक शिप है या एक ऑब्जेक्ट है जो 4 किलोमीटर इस पोजीशन O से, या O को आप ओरिजिन में समझ लें, इस पोजीशन P से स्टार्ट कर रहे और Q पे ये टर्न करता है और ये यूँ समझ लें ईस्ट की तरफ चला जाता है। ये पहले यूँ समझ लें कि ये आपका चला, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो ये 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाता है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होगा वो वेक्टर कौन सा होगा? वो वेक्टर ये वाला होगा। तो आपको फर्ज करते हैं ये पोजीशन R पे पहुंच के जर्नी को एंड कर रहा है, तो P द इनिशियल पोजीशन एंड R द फाइनल पोजीशन, इन दोनों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय दिस ग्रीन, जिसको मैंने येलो हाईलाइट किया। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बन गया। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की सिचुएशन बन रही है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर, सॉरी बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये फर्ज करते हैं इस वेक्टर को हम कह लेते हैं ये S है। तो S किसके इक्वल आ गया? S इक्वल आ गया 5 किलोमीटर्स के। आप इसको सॉल्व करें, इसका आंसर 5 किलोमीटर आएगा। तो ये आपके पास एक सिचुएशन बन गई है। अब ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है या जो मैंने अभी वेक्टर्स आपसे डिस्कस किए हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, और इसका एक और सेशन जो आखिर में मैं सारे चैप्टर के जब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, तो उसमें फिर मैं इसके फर्दर और क्वेश्चंस ऐड करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि अब तक के लिए इतना बहुत है, हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। अब मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड होगा, और उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को सोचकर ये जो चैप्टर है इसको हम एंड करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।